नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल फर्स्ट चॉइस अड्डा पर। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी कॉमर्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हमारा ये मॉडल पेपर 2 है और समझाता भी हूँ, एक्सप्लेन भी करता हूँ साथ साथ। तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक गवर्नमेंट कंपनी है और द शेयर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन पेड अप कैपिटल मस्ट बी एटलीस्ट, कम से कम कितना होगा ये बताना है। गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर पेड अप कैपिटल में मस्ट बी एटलीस्ट, कम से कम कितना होगा? 51, 49, 50 या 75? और आपके पास समय शुरू होता है अब। आई होप आपने अपना आंसर समझ लिया होगा। क्या है इसका आंसर? इसका सही आंसर है दोस्तों 51%। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट कंपनी में पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इज एटलीस्ट 51% होना चाहिए टोटल शेयर्स का। इन केस द परसेंटेज ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द गवर्नमेंट फॉल्स बिलो 51, उस कंपनी को, उस ऑर्गेनाइजेशन को आप गवर्नमेंट कंपनी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर। बेसिक कंसेप्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड क्या है? रियलाइजेशन, मैचिंग कॉस्ट या रियलाइजेशन और मैचिंग दोनों? समय सीमा समाप्त हुई। अब आपका सही आंसर है दोनों हैं दोस्तों। मैचिंग कंसेप्ट बताता है कि अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है वो फर्म के द्वारा रिकॉग्नाइज की जाती है, रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज की जाती है और रिलेटेड एक्सपेंस उसी ईयर में, उसी अकाउंटिंग ईयर में, जिस ईयर का हम बात कर रहे हैं उसी ईयर के रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किए जाएंगे उसी ईयर के खर्चों से और मैच किया जाएगा। रियलाइजेशन प्रिंसिपल कंसेप्ट ये कहता है कि रेवेन्यू जो है वो रिकॉग्नाइज किया जाता है वंस द अंडरलाइंग गुड्स और सर्विसेज एसोसिएटेड विद द रेवेन्यू हैव बीन डिलीवर्ड। जब डिलीवर्ड हो जाए तब आपका रेवेन्यू क्या किया जाएगा? रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो यहाँ पर दोनों था। तीसरा, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या है? ऑप्शंस थे सेल्स और क्लोजिंग, सेल्स अपॉन क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स अपॉन एवरेज स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन क्लोजिंग स्टॉक। तो आप लोगों ने रेशियो वाला चैप्टर पढ़ ही रखा होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक इसका सही आंसर होगा। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला ही है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और नीचे एवरेज इन्वेंट्री, एवरेज स्टॉक बोल सकते हैं आप। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। एवरेज इन्वेंट्री अगर आपको निकालनी होती है तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों को जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें बताता है कि कितना स्टॉक जो है बिजनेस के पास है और कितना कन्वर्ट हो चुका है सेल्स में। तो नंबर ऑफ टाइम्स द कंपनी सेल्स इट्स इन्वेंट्री ड्यूरिंग द पीरियड। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यूज प्रोसेस कॉस्टिंग? यूज नहीं करता है। चलिए, आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। प्रोसेस कॉस्टिंग कहाँ यूज़ नहीं होती है? ऑयल रिफाइनरी, केमिकल वर्क्स, शुगर वर्क्स या एयरक्राफ्ट? तो देखिए, एयरक्राफ्ट में ही यूज़ नहीं होगी प्रोसेस कॉस्टिंग। अंडर दिस मेथड द कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट एट ईच प्रोसेस इज असर्टेन्ड। दिस मेथड इज अडॉप्टेड बाय ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज, सोप फैक्ट्रीज, केमिकल वर्क्स, ऑयल रिफाइनरी और शुगर मिल्स। तो यहाँ पर जो प्रोसेस कॉस्टिंग की बात हो रही है वो कहाँ यूज़ होती है? वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज़ हो जाएगी, सोप फैक्ट्री में, केमिकल जहाँ पर काम बनाया जाता है, ऑयल रिफाइनरी, शुगर मिल्स में। पर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस कॉस्टिंग यूज़ नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अ सिस्टम वेयर मैन्युफैक्चर असर्टेन द कॉस्ट आफ्टर इनकरिंग एक्सपेंसेस इज नोन एज। इस तरह की कॉस्टिंग को क्या कहा जाता है? स्टैंडर्ड, मार्जिनल, ऑपरेटिंग या हिस्टोरिकल? आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे मैन्युफैक्चर असर्टेन करता है, कॉस्ट निकालता है आफ्टर इनकरिंग एक्सपेंसेस को करने के बाद क्या होगा? तो इसका सही आंसर है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड इज नोन एज हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहते हैं। इस तरह की कॉस्टिंग सिस्टम में कॉस्ट असर्टेन की जाती है ओनली आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड। पार्टनरशिप फर्म क्या है? इज इलीगल व्हेन। पार्टनरशिप फर्म इलीगल मानी जाएगी कब?
जब कोई भी पार्टनर दुश्मन देश का हो, इस्टेब्लिश्ड फॉर अनलिमिटेड पीरियड, 7 पार्टनर हो, या रजिस्टर्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो देखेंगे आप कि पहला वाला जो ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा, इलीगल मानी जाएगी जब आप दुश्मन देश के किसी पार्टनर को अपना पार्टनरशिप फर्म में मौका दे रहे हैं। तो अ पार्टनरशिप फर्म एज अ पार्टनर हु इज़ ऑफ अनदर कंट्री एंड इंडिया डिक्लेयर वार अगेंस्ट दैट कंट्री, यानी इंडिया ने उसके खिलाफ वार अगेंस्ट कर रखा है, तो ऐसे में डिक्लेयर कर रखा है, तो ऐसे में वो भी एनिमी माना जाएगा और इस वजह से बिजनेस आपका अनलॉफुल हो जाएगा। आंसर आपने सोच लिया होगा क्या हो सकता है। एज पर द रूल ऑफ गार्नर वर्सेस मुर्रे, एनी लॉस दैट अराइजेस ड्यू टू बीइंग इंसॉल्वेंट ऑफ एनी पार्टनर शुड बी डिवाइडेड अमंग अदर पार्टनर्स इन देयर। किस रेशियो में डिवाइड करेंगे आप? कोई भी लॉस अराइज होता है, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, तो डिवाइड किया जाएगा पार्टनर्स में किस रेशियो में, किस रूल के अकॉर्डिंग? गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल के अकॉर्डिंग। सही आंसर है कैपिटल रेशियो। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका कोई व्हेन ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शो करता है, डेबिट बैलेंस शो करता है, और जब आपका फर्म का डिसोल्यूशन हो रहा है, उसको ही हैज़ टू पे द डेबिट बैलेंस, उसको डेबिट बैलेंस पे करना पड़ेगा फर्म को, ताकि उसका अकाउंट क्या हो सके, सेटल हो सके। इफ़ द पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर वो दिवालिया हो जाता है, ही इज़ अनेबल टू पे बैक द अमाउंट, और वो अमाउंट पे बैक नहीं कर सकता आउट बाय फर्म टू द फर्म इन फुल, द अमाउंट नॉट पेड इज़ ए लॉस टू द फर्म। तो जो अमाउंट पेड नहीं हुआ वो तो लॉस हो गया फर्म को, है ना। तो गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल ये कहता है कि वो फिर सॉल्वेंट पार्टनर्स को बॉर्न करना पड़ेगा। तो द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर इज कैपिटल लॉस, और विच शुड बी बॉर्न बाय द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स इन देयर रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, और उनके कैपिटल रेशियो में उन्हें बॉर्न करना होगा, क्योंकि कैपिटल लॉस था, ठीक है। और इन द बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। प्रिलिमिनरी खर्चे कंपनी के क्या दिखाते हैं फाइनल अकाउंट्स में? एसेट्स, लाइबिलिटीज, डेबिट साइड ट्रेडिंग अकाउंट का, या क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रिलिमिनरी खर्चे कंपनी के फाइनल अकाउंट्स में दिखाए जाते हैं कहाँ पर? दोस्तों इसका सही जवाब है बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी खर्चे एसेट साइड पर दिखाए जाते हैं बैलेंस शीट के, और वो किस हेडिंग में आते हैं? मिससेलेनियस एसेट्स की या अदर एसेट्स की हेडिंग में आते हैं। तो प्रिलिमिनरी खर्चे आर इनकर्ड बिफोर द इनकॉर्पोरेशन, इनिशियल स्टेज और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो यानी आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो ऐसे में वो पहले ही डिसाइड कर लिए जाते हैं बिफोर द इनकॉर्पोरेशन या इनिशियल स्टेज पर। इनको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, और ये पार्ट ऑफ दीज एक्सपेंसेस इज डेबिटेड एवरी ईयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हर साल आप उसको क्या है, थोड़ा थोड़ा करके डेबिट करते रहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, एग्जांपल क्या हो सकते हैं भाई प्रिलिमिनरी खर्चे? तो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन खर्चे हो गए, लोगो एक्सपेंस हो गया, अमाउंट आपने पे कर दिया स्टैम्प ड्यूटीज़ के लिए, कंसल्टेशन चार्जेस हो गए फॉर इनिशिएटिंग अ कंपनी, ठीक है। कंपनी को शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ कंसल्टेशन चार्जेस लगे होंगे आपके, स्टैम्प ड्यूटीज़ को पे किया तो उसके लिए कुछ पैसा दिया, लोगों का खर्चा है, कंपनी इनकॉर्पोरेशन खर्चा है। तो ये सब क्या होते हैं? प्रिलिमिनरी खर्चे हैं, और ये अमोटाइज या रिटर्न ऑफ करते हैं आप 5 साल के अंदर फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली गवर्न की जाती है। यहाँ पे एक्ट्स दे रखे हैं तरह तरह की ईयर से, 1956, 47 या 52 आपको बताना है। डिसाइड कर लिया होगा आपने क्या है इसका। तो सही जवाब है 1956। जी हाँ दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो है हिंदू लॉ के द्वारा गवर्न किया जाता है, और इसमें एक कर्ता होता है जो पूरी फैमिली को रन करने का काम करता है, कर्ता धर्ता वही होता है, ओन किया जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के द्वारा, और मेंबर्स जो हैं वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। पुरानी फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, और केवल भारत में ही पाई जाती है। इसकी क्या खासियत होती है? तो देख लिए, खासियत यह है कि बच्चा पैदा होगा तो वो तुरंत ही मेंबर बन जाएगा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, और
माइनर जो मेंबर्स होते हैं कैन फुल फ्लेज मेंबर्स माने जाते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के। मेल एज ए मेंबर होता है, मेल जो है ओनली मेल एज मेंबर, मेल जो है वो मेंबर होगा, फीमेल नहीं होगी। और अदर मेंबर्स जो है वो को पार्टनर्स होते हैं, और जो मैनेज किया जाएगा वो सीनियर मोस्ट मेंबर के द्वारा किया जाएगा फैमिली में, जिसको कर्ता कहते हैं। लाइबिलिटी कर्ता की जो होती है वो अनलिमिटेड मानी जाती है, और जबकि दूसरे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है उनके शेयर्स के अमाउंट तक बस। राइट टू अकाउंट्स, ऑल मेंबर्स कैन इंस्पेक्ट द अकाउंट ऑफ द बिजनेस, जितने भी मेंबर्स हैं वो देखते हैं अकाउंट्स बिजनेस के, और उनको राइट होता है, हक होता है। परपेचुअलिटी की बात करते हैं तो इट्स कंटिन्यूटी इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ ऑफ द फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई तो उससे बिज़नेस को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आफ्टर द फर्स्ट जनरेशन दूसरी जनरेशन कंट्रोल करती है बिज़नेस, और बिज़नेस जो है ऐसे वो चलता ही रहता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है सेटअप किया गया था भारत में कौन से साल में? 1964 में, 75 में, 77 में या 80 में? सही जवाब है इसका दोस्तों 1977। जी हाँ दोस्तों, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको IND इंडिया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को AS लिखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया था इंडिया ने, और किसके सुपरविज़न में? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के, जो कि किस ईयर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 1977। तो सही उत्तर है 1977। करंट लाइबिलिटी नहीं है तो देखिए, क्रेडिटर सैलरी और रिसीव्ड इन एडवांस जो भी कमीशन वगैरह आपको मिलता है वो सब करंट लाइबिलिटी की श्रेणी में आता है। कंटिंजेंट लाइबिलिटी जो है वो आपका करंट लाइबिलिटी नहीं होती है। तो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है? अनसर्टेन फ्यूचर लाइबिलिटी है, पॉसिबल टू ऑकर ए सिचुएशन और नॉट टू ऑकर ए सिचुएशन। पेंडिंग लॉ सूट है, अब आपको पता ही नहीं है भविष्य में क्या होगा, है ना, तो आप एक फुटनोट डालकर दिखा सकते हैं कि आने वाले टाइम में इफेक्ट भी कर सकती है बिज़नेस को, तो आपको पहले से ही थोड़ा सतर्क होकर चलना पड़ता है। उसके लिए इस लाइबिलिटी को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, और आपको फुटनोट में बैलेंस शीट के डाल के लिख देनी होती है कि बाद में देखा जाएगा जो होगा। मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट मीन्स क्या होगा इसका सही जवाब? बैलेंस शीट को मार्शल करना। ठीक है, तो टू पुट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन ए पार्टिकुलर ऑर्डर, रिवैल्यूएट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज या टोटलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या करेंगे आप मार्शलिंग का मतलब क्या लगा रहे हैं? मार्शलिंग का मतलब, मार्शलिंग का मतलब होता है एसेट्स एंड लायबिलिटीज को पार्टिकुलर ऑर्डर में लिखना। ठीक है, एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखना बैलेंस शीट को, वही मार्शलिंग कहलाता है। अब एसेट्स एंड लायबिलिटीज कैपिटल बैलेंस शीट में प्रॉपरली मार्शल्ड होनी चाहिए, एक लॉजिकल ऑर्डर में होनी चाहिए। और देयर आर टू कॉमन वेज होते हैं मार्शलिंग के। पहला है बाय लिक्विडिटी, एसेट्स जो है अरेंज किए जाते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, दे कैन बी कन्वर्टेड टू कैश ईजली, आराम से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। मोस्ट लिक्विड एसेट्स जैसे कैश है वो पहले आएगा, लीस्ट लिक्विड एसेट्स जो है बिल्डिंग है वो लास्ट में आएगा। तो अगर हम देखें इस तरीके से तो देखिए करंट एसेट्स मोस्ट लिक्विड, मतलब करंट एसेट्स जो थे वो आपने ऐसे लिखे। फिर लिक्विडिटी डिक्रीज होती रह रही है तो नोट्स रिसीवेबल डेटर इन्वेंट्री ऑफिस इक्विपमेंट प्लांट एंड मशीनरी इस तरीके से आ रहे हैं। और जो लीस्ट लिक्विड है मतलब जिनको आप एकदम से नहीं बेचते हैं, कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में, जैसे बिल्डिंग है, लैंड है, तो वो बाद में आ गए। ऐसी लाइबिलिटी का हिसाब है, करंट पहले आ गया, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लोन्स वगैरह डिवेंचर्स वगैरह वो बाद में आ गए। तो ओवरड्राफ्ट, बिल्स पेबल, ट्रेड क्रेडिटर्स, लोन्स, डिवेंचर इस तरीके से हम लिखेंगे। तो इसी को कहते हैं मार्शलिंग करना। परमानेंस के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? लीस्ट लिक्विड को आप पहले लिखते हैं और मोस्ट लिक्विड को बाद में लिखते हैं। जस्ट क्या हो गया? उल्टा हो गया, अपोजिट कर दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे लैंड बिल्डिंग पहले है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड बाद में आ गया। डिवेंचर लोन्स यहाँ पे देखिए बाद में था, यहाँ पे आपने उसको पहले लिख दिया, और ओवरड्राफ्ट बाद में आ गया। तो परमानेंस में क्या है? मोस्ट लिक्विड जो है वो बॉटम में पहुँचेगा और लीस्ट लिक्विड आपका पहले आ जाएगा। विच टाइप ऑफ एरर अफेक्ट वन अकाउंट ओनली? बताइए किस तरीके का एरर जो है वो केवल एक अकाउंट को अफेक्ट करता है? एरर ऑफ पोस्टिंग, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ कमीशन या ओमिशन? तो देखिए एक ही उसको करेगा, तो एज द नेम सजेस्ट इट इज़ एन एरर व्हाइल पोस्टिंग द ट्रांजेक्शन। तो दिस एरर में ऑकर व्हेन द, ये एरर ऑफ पोस्टिंग है ना, और ये एरर क्या है? में ऑकर व्हेन द अकाउंट इज राइट वन बट द साइड डेबिट या क्रेडिट जो है वो गलत हो गई है। अकाउंट तो सही चुना आपने पर उसकी जो साइड थी वो गलत कर दिया आपने, पोस्ट करते वक्त गलती कर दी है ना।
तो इंस्टेड ऑफ डेबिट रिपेयर्स अकाउंट विद ₹500 क्रेडिट कर दिया आपने 500 से, जबकि उसको रिपेयर को करना था डेबिट। खाता सही चुना है, रिपेयर खाता सही चुना है, पर उसको क्या है डेबिट क्रेडिट साइड में गलती कर देते हैं हम। इन विच 5 ईयर प्लान ऑब्जेक्ट ऑफ पॉवर्टी रिमूवल वॉज इंक्लूडेड। 5 साल का जो आपका आया था प्लान, उसमें पॉवर्टी गरीबी हटाओ वो किस प्लान को था, तो वो 5th प्लान में था, 5वें प्लान में, है ना। तो 5वां प्लान जो था वो 1974 से 78 तक चला था। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और एंड जस्टिस का। प्लान वॉज फोकस्ड ऑन सेल्फ रिलायंस और एग्रीकल्चर प्रोटेक्शन पे फोकस ज़्यादा करता था, डिफेंस पे भी। और 1978 में जो न्यूली इलेक्टेड मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसने इस प्लान को क्या करा था, फिर बाद में रिजेक्ट कर दिया था। इंदिरा गांधी के उसमें आया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान प्रायोरिटी वॉज गिवन टू। पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान किसको प्रायोरिटी देखता था, बता सकते हैं? इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, एजुकेशन या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखिए वो एग्रीकल्चर को करता था। ड्यू टू दिस द 5 ईयर प्लान इज कॉल्ड डोमार मेहलानोबिस मॉडल। ठीक है, इसको क्या नाम दिया गया, डोमार मेहलानोबिस मॉडल, और इट वाज मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द हेरोल्ड डोमार मॉडल विद फ्यू चेंजेस। इन दिस प्लान हाईएस्ट प्रायोरिटी जो दी गई थी वो किसको दी गई थी, एग्रीकल्चर को, इरिगेशन को, पावर प्रोजेक्ट्स को। तो यहाँ इस तरीके का जो प्लान था वो हाईएस्ट प्रायोरिटी प्राथमिकता देता था, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और पावर प्रोजेक्ट्स को देता था। और ये डोमार मॉडल, मेहलानोबिस मॉडल भी कह सकते हैं, और इट वाज मॉडिफाइड वर्जन, जो हेरोल्ड डोमार मॉडल आया था उसका मॉडिफाइड वर्जन था। सिचुएशन इन विच द वैल्यू ऑफ मॉडल मनी डिक्रीजेज कॉन्स्टेंटली। मनी की वैल्यू गिरती रहती है। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें मनी की वैल्यू डिक्रीज होती है लगातार, कॉन्स्टेंटली। मनी की वैल्यू गिरेगी तो कौन सा है वो, जिसमें इन्फ्लेशन में, है ना। इन्फ्लेशन क्या कहता है, रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ डेली यूज सच एज फूड है, हाउसिंग है, क्लोथिंग, ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशन, कंज्यूमर स्टेपल्स एक्सेट्रा। तो यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, रेफर्स टू द इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स। गुड्स के प्राइस में क्या है, इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है, और सर्विसेज ऑफ डेली यूज़, ठीक है, जैसे फूड है, हाउसिंग है, ये आपकी रोज़मर्रा की है, डेली यूज़ की चीज़ें हैं। तो इसमें क्या है, प्राइसेस, गुड्स के प्राइसेस में इंक्रीज हो जाता है। इट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू मनी की रिड्यूस होती है, कम हो जाती है, और परचेजिंग पावर मनी की क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाती है। तो मनी की वैल्यू गिर गई, परचेजिंग पावर गिर गई। अब आप उतने ही पैसे में वो सामान नहीं खरीद पा रहे हैं, आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, यानी मनी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। एक और एग्जांपल के तरीके से समझते हैं, आप 4% आपकी सैलरी में तो इजाफा हुआ, अब आप खुश हो गए, यू कैन परचेज अ बेटर फ़ोन, आप अच्छा फ़ोन खरीद सकते हैं, हैव डिनर 3 times a month इन सम ग्रैंड होटल, बट वाइल यू आर एन्जॉइंग देयर डिलाइटफुल मोमेंट, प्राइस जो है वो बढ़ चुका है 6% से। नाउ यू आर मेड टू कर्ब योर एक्सपेंस, आपको कम करने पड़ेंगे खर्चे, कटौती करनी पड़ेगी। एंड सिंस द राइज इन सैलरी इज़ नॉट एट ऑल एन्जॉयबल, आप सैलरी आपकी बढ़ी, क्या फ़ायदा हुआ उससे, यू आर एक्चुअली, आपने तो 2% अपनी परचेजिंग पावर कम कर दी ना भाई। भले ही आपकी सैलरी बढ़ गई थी, पर अब खर्चे भी तो बढ़ गए, और खर्चे बढ़े हैं तो आपकी परचेजिंग पावर कम हुई है। वहाँ 4% से रेज हुई थी, या 6% से खर्चे बढ़ गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं आप, लूजिंग कर दिया आपने 2% परचेजिंग पावर। राम पिज़्ज़ा पसंद करता है, शॉपिंग करता है कपड़ों की, मूवीज़ की, और हाउ मच पिज़्ज़ा ही ईट्स, हाउ मैनी क्लोथ्स ही कैन बाय, एंड हाउ मैनी मूवीज़ ही वॉचेस शोज हिज परचेजिंग पावर। उसकी परचेजिंग पावर ही तो दिखाती है। सो इवन इफ हिज सैलरी इंक्रीजेज, प्राइस हैव इंक्रीज एंड ही हैज़ टू कंज्यूम लेस। यानी अगर सैलरी बढ़ेगी तो क्या है, सैलरी अगर बढ़ेगी तो प्राइसेस भी तो बढ़ेंगे, और प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसे कंज्यूम करना पड़ेगा लेस, तो हिज परचेजिंग पावर उसकी क्या होगी, डिक्रीज हो गई। राइज इन प्राइस इज सिमिलर टू डिक्रीज इन सैलरी। तो राइज प्राइस में बढ़ने का मतलब क्या है कि आप क्या है, आपकी सैलरी में क्या होगा, डिक्रीजमेंट होगा। इन द प्रोसेस ऑफ डिसइन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है बताइए, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, कांस्टेंट रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए डिक्रीज होगा। डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन और स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन नेशन। इट इज़ द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का अपोजिट ही डिसइन्फ्लेशन होता है,
डिस वर्ड लग गया मतलब अपोजिट है, इसका मतलब डिक्रीजमेंट से मतलब है, यानी इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के रेट में कमी आना, ठीक है, स्लो डाउन होना, इन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल से समझते हैं और बेहतर तरीके से। आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन स्लो हो गया, 4% था इन्फ्लेशन का रेट, महंगाई थी, अब उसको घट कम होकर वो क्या होगी 2% रह गई। तो डिसइन्फ्लेशन एक सिंपली एक डिक्रीजमेंट है इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन ए गिवन इकोनॉमी। इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन एक तरीके से वो प्रक्रिया जिसमें एवरेज प्राइस लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है इकोनॉमी में ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर क्या है, एवरेज प्राइस लेवल बढ़ जाना इन्फ्लेशन की। भाई 4 रुपये में कोई चीज़ आ रही थी, अब 10 रुपये में आ रही है वही चीज़, ठीक है, तो इन्फ्लेशन महंगाई हो गई। गॉसेंस का फर्स्ट लॉ कौन सा है? समय शुरू होता है आपका अब। आपके समय की समाप्ति हो गई। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, या इनमें से कोई नहीं? देखिए, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गॉसेन का जो लॉ था वो हरमैन हेनरिच गॉसेन ने दिया था। ये 3 लॉज दिए थे जिसमें गॉसेन्स का फर्स्ट लॉ जो है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ही है। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। When a consumer consumes a particular commodity continuously, then the utility derived from each successive unit goes on diminishing, है ना। बर्गर, अब बर्गर का एग्जांपल ले लेते हैं। जब कोई कंज्यूमर कंज्यूम करता है एक पार्टिकुलर कमोडिटी, कोई भी कमोडिटी, बर्गर, समोसा, कुछ भी हो सकता है, और वो लगातार कंज्यूम करे, तो उसकी क्या है, यूटिलिटी क्या होती है, ड्राइव होती है, क्या होती है, ड्राइव्स होती है फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग, कम होती चली जाती है। मान लो आपने पहले बर्गर खाया हुआ, पहले बर्गर में आपको बहुत मज़ा आया क्योंकि आपका पेट में कुछ नहीं था, खाली था आपका पेट, आपने बहुत टाइम बाद खाया। पर दूसरा खाओगे सेटिस्फेक्शन मिलेगा पर कम मिलेगा। तीसरा खाओगे थोड़ा और कम हो जाएगा सेटिस्फेक्शन, बट ठीक है। चौथा खाओगे थोड़ा और कम होगा। 5वें में क्या हो जाएगा, बिल्कुल नील हो जाएगा। कहोगे नहीं अब और नहीं खाना, मज़ा ही नहीं आ रहा उसमें, ठीक है। तो क्या है, कम होती चली जाती है। Economics have been defined as a science of unlimited ends having scarce means having alternative uses by। तो डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया है एज ए साइंस ऑफ अनलिमिटेड एंड्स हैविंग स्केर्स मीन्स विच हैव एन अल्टरनेटिव यूजेस। ये लायनल रॉबिन्स की है। In this landmark essay on the nature of economics, Lyell Robbins defined economics as a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses। तो ये लायनल रॉबिन्स की थी। और अपना आखिरी क्वेश्चन है, रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रीजनल रूरल बैंक RRB क्या है? रेगुलेटरी अथॉरिटी RRB की क्या है? नाबार्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्पॉन्सर बैंक? सही जवाब है नाबार्ड। नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और अदर बैंक्स जो है वो RBI डायरेक्टली करता है, और RBI की एक सब्सिडरी है एक तरीके से नाबार्ड। और यहाँ पर क्या है, नाबार्ड एक एपेक्स डेवलपमेंट बैंक है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया है। उसका एक मैंडेट है कि उसको क्या करना है, लोन क्रेडिट फ्लो देना है फॉर प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, का विकास हो सके कॉटेज या विलेज इंडस्ट्रीज़ का। RRB दूसरे हाथ पर क्या है, स्मॉल साइज और शेड्यूल्ड रिटेल बैंक है, इस्टेब्लिश अंडर इंडियाज़ रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के अंदर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। दे हैव एरियाज ऑफ ऑपरेशन इन 4 to 6 डिस्ट्रिक्ट विद इन द सेम स्टेट। दे वर इस्टेब्लिश्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड क्रेडिट टू स्मॉल बोरोवर्स। जो छोटे छोटे बोरोवर्स होते हैं ना रूरल एरियाज़ में, उनको क्रेडिट देने का काम किया जाता है। इसका यही मुख्य उद्देश्य है RRB का। और नेक्स्ट क्वेश्चंस बाद में करेंगे। अब माय फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।